नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के 91वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम ने कहा कि कोरोना काल के बाद तकनीक की बड़ी भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि छात्रों का मकसद समाज की भलाई के लिए होना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि हमारा देश हर क्षेत्र की अधिकतम संभावनाओं को हासिल करने के लिए नए तौर तरीकों से काम कर रहा है। पीएम मोदी ने छात्रों से कहा कि पूरे देश में आपके लिए अपार संभावनाएं हैं, अपार चुनौतियां हैं, जिसका समाधान आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सरकार द्वारा एक रैंक एक पेंशन योजना के 5 वर्ष पूरे होने पर सशस्त्र बलों के पूर्व कर्मियों को बधाई दी है। पीएम मोदी ने कहा कि ये योजना हमारे सैनिकों का कुशल क्षेम सुनिश्चित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में अब तक करीब 54% वोटिंग हुई है। तीसरे और अंतिम चरण में 78 सीटों पर आज सुबह मतदान प्रारंभ हुआ। यहां 2 करोड़ 35 लाख मतदाता 1204 उम्मीदवारों के चुनावी भविष्य का फैसला करेंगे। इसरो ने श्रीहरिकोटा से आज पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-1 को लॉन्च कर दिया है। इन उपग्रहों को लेकर पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल दोपहर 3:12 पर सतीश धवन स्पेस सेंटर से रवाना हुआ। इन 10 उपग्रहों में से 9 कमर्शियल सैटेलाइट हैं। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का नौसेना अभ्यास दूसरे चरण में पहुंच गया है। अब मंगलवार को इसमें अमेरिकी युद्धपोत निमित्ज और भारतीय युद्धपोत विक्रमादित्य शामिल होगा। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियाई और जापानी विध्वंसक पोत भी हिस्सा लेंगे। भारतीय सेना को आज 217 नए अधिकारी मिल गए हैं। इसके लिए पुणे में नेशनल डिफेंस अकादमी में पासिंग आउट परेड हुई। इसकी सलामी वायुसेना प्रमुख RK भदौरिया ने ली। इस दीक्षांत समारोह में सभी अधिकारियों को JNU की डिग्री प्रदान की गई है। वायुसेना प्रमुख राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने कहा है कि आधुनिक युद्ध क्षेत्र अत्यंत जटिल एवं बहुआयामी है। ऐसे में सशस्त्र बलों को हर प्रकार के खतरे से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। इसके लिए उच्च स्तरीय ज्ञान, समर्पण, प्रतिबद्धता, बलिदान की आवश्यकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की मतगणना में जो बाइडेन की जीत का संकेत मिल गया है। पेंसिल्वेनिया में बाइडेन को बढ़त मिलते ही मौजूदा राष्ट्रपति ट्रंप की पराजय लगभग तय हो गई है। हालांकि ट्रंप अब भी धांधली का आरोप लगाकर कानूनी लड़ाई पर अड़िग हैं। भारत के सेना प्रमुख MM नरवणे से मुलाकात के बाद नेपाल के PM KP शर्मा ओली के सुर बदल गए हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच समस्याओं का समाधान बातचीत से किया जाएगा। बता दें कि नेपाल के नया नक्शा जारी करने पर संबंधों में तनाव आ गया था। भारत के CDS जनरल VP रावत के बयान की पाकिस्तान ने तीखी आलोचना की है। पाकिस्तान ने कहा कि रावत पाकिस्तान विरोधी एजेंडा चलाकर अपना करियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये उनकी गलत समझ के साथ उनकी राजनीतिकरण करने की आदत को भी दिखाता है। हर्षवर्धन कुमार सिन्हा ने आज मुख्य सूचना आयुक्त के तौर पर शपथ ली। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी बयान के मुताबिक राष्ट्रपति कोविंद ने आयोजित समारोह में सिन्हा को शपथ दिलाई। बता दें कि 2 महीने से ज्यादा समय से मुख्य सूचना आयुक्त का पद खाली पड़ा था। अभिनेत्री रिया के भाई सौविक ने मुंबई की विशेष NDPS कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। लगभग 1 महीने पहले बंबई उच्च न्यायालय ने सौविक की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। बता दें कि सौविक को NCB ने ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया था। हाथरस कांड में CBI पीड़िता के परिजनों के बाद अब अधिकारियों से पूछताछ करने जा रही है। इसमें हाथरस के पूर्व SP विक्रांत वीर और SDM PP मीणा का नाम शामिल है। इसके अलावा DM प्रवीण कुमार से भी पूछताछ की जा सकती है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने 10 नवंबर को आने वाले नतीजों से पहले दावा किया है। कमलनाथ ने कहा कि उपचुनाव के 28 सीटों पर कांग्रेस के पक्ष में रिजल्ट आएगा। इसीलिए 11 नवंबर को शाम 6 बजे कांग्रेस के नेताओं और विधायकों की बैठक बुलाई गई है। हरियाणा सरकार डेरा प्रमुख राम रहीम को गुपचुप तरीके से पैरोल दे चुकी है। बताया जा रहा है कि राम रहीम को 24 अक्टूबर को 1 दिन की पैरोल दी गई थी। इस दौरान वो सुरक्षा घेरे में गुरुग्राम के अस्पताल में अपनी बीमार मां के साथ दिन भर रहा था। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को कोरोना हो गया है। इसकी जानकारी राज्यपाल ने खुद ट्वीट कर दी है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि जो पिछले हफ्ते मेरे संपर्क में आए थे वे अपनी कोविड जांच करवा लें। हो सके तो एहतियातन आइसोलेशन में रहें। यूपी के उन्नाव में भाजपा सांसद साक्षी महाराज कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए दी है। उन्होंने बताया कि कोरोना के लक्षण दिखाई देने के बाद मैंने अपनी जांच कराई थी, जिसमें मैं कोरोना से संक्रमित पाया गया हूं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने उम्मीद जताई है कि राजधानी में कोरोना की तीसरी लहर सर्वोच्च स्तर पर आ चुकी है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस पर काबू पा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोगों को मास्क को ही वैक्सीन समझकर एहतियात बरतना चाहिए। बिहार चुनाव के आखिरी चरण के मतदान के दिन शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि बिहार के लोग CM नीतीश को विदाई दें। उन्होंने कहा कि नीतीश जी बहुत बड़े नेता हैं, वो अपनी पारी खेल चुके हैं। बिहार की जनता इस चुनाव में नीतीश को रिटायर कर देगी।
पंजाब कांग्रेस के सांसदों ने आज दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की। इस दौरान सांसदों ने पंजाब में किसानों के मामले और रेल सेवा शुरू करने की मांग की है। गृह मंत्री से मुलाकात के बाद सभी सांसद रेल मंत्री पीयूष गोयल से भी मिलने पहुंचे। योगी सरकार ने यूपी में लैंग्वेज लैब के लिए 10 पॉलिटेक्निक संस्थानों को 1 करोड़ 75 लाख रुपए की मंजूरी दी है। इससे युवाओं को उच्च गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से संबंधित पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्रों को लाभ मिलेगा। यूपी सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों को बड़ी राहत दे दी है। अपर मुख्य सचिव एसपी गोयल ने बताया कि अब प्रदेश के सभी आरटीओ को 7 दिन में ड्राइविंग लाइसेंस बनाकर देना होगा। ये समय सीमा ऑनलाइन प्रक्रिया के दिन से मानी जाएगी। यूपी में पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ कार्रवाई की बसपा प्रमुख मायावती ने निंदा की है। मायावती ने कहा कि पराली जलाने की आड़ में किसानों के साथ हो रही ज्यादती निंदनीय है। कार्रवाई से पहले किसानों को जागरूक करने और सहायता देने की आवश्यकता है। न्यूजीलैंड में भारतीय मूल की मंत्री बनी प्रियंका राधाकृष्णन एक बार फिर चर्चा में है। प्रियंका ने न्यूजीलैंड के संसद में अपना पहला भाषण मलयालम में दिया है। इसको लेकर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने उनकी जमकर तारीफ की है। यूपी की बिजली व्यवस्था को और दुरुस्त करने के लिए सीएम योगी कई योजनाएं शुरू करेंगे। इसमें गोरखपुर सहित कई क्षेत्रों के लिए 217 करोड़ रुपए की योजनाएं हैं। सीएम लखनऊ के 5 कालिदास मार्ग में अपने आवास से इनका वर्चुअल लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। कानपुर के चर्चित बिकरू कांड में एसआईटी ने यूपी सरकार को अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी है। इसमें डीआईजी अनंत देव तिवारी के खिलाफ जांच की सिफारिश की गई है। इसके लिए एसआईटी ने शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा के पत्र और कॉल रिकॉर्डिंग को आधार बनाया है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 और अनुच्छेद 351 की बहाली को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के घर पर बैठक हुई। इस बैठक में गुपकार के सारे घटक दलों ने भाग लिया, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई। वहीं इस बैठक का बजरंग दल समेत कई संगठनों ने विरोध किया है। अनुच्छेद 370 हटाने के मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत ने फारूक अब्दुल्ला पर हमला बोला है। राउत ने फारूक को सलाह दी है कि अगर वो धारा 370 चाहते हैं तो पाकिस्तान जा सकते हैं, साथ ही वहां इसे लागू भी कर सकते हैं। फिलहाल भारत में इसकी कोई जगह नहीं है। लखनऊ में इस बार गणतंत्र दिवस पर आयोजित राजकीय समारोह में चुनौतियों के बीच बढ़ता उत्तर प्रदेश की झलक प्रस्तुत की जाएगी। सीएम योगी के निर्देश पर झांकी में बेहतर कानून व्यवस्था, रोजगार सृजन, कृषि क्षेत्र में हुई प्रगति जैसी झलक भी दिखाई जाएगी। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के बीच पंजाब में पराली जलाने का सिलसिला जारी है। यहाँ के किसान अपने खेतों में बेधड़क पराली जला रहे हैं। किसानों ने कहा कि हमारे बारे में सरकार को क्या पता, पराली जलाना हमारी मजबूरी है, सरकार हमें कोई क्षतिपूर्ति नहीं देती है। शिवपाल यादव ने कहा कि यूपी की बीजेपी सरकार में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। थाने में बिना पैसे रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, जबकि बीजेपी ने प्रदेश में सरकार बनने के 100 दिन में भ्रष्टाचार खत्म करने का वादा किया था, लेकिन उल्टे भ्रष्टाचार 10 गुना ज्यादा हो गया है। लखनऊ देश का तीसरा सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। इसकी गाज यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी पर गिरी है। डीएम अभिषेक प्रकाश ने इसके लिए क्षेत्रीय अधिकारी की सैलरी रोक दी है, साथ ही 2 दिन में जवाब मांगा है। नीट ने एमबीबीएस और बीडीएस स्नातक कोर्स के लिए पहले राउंड की काउंसलिंग का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। छात्र अपना रिजल्ट एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं। हालांकि छात्रों की शिकायतों का समाधान होने पर रिजल्ट आया है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर फर्राटा भरने वालों का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। इसको लेकर यूपीडा के सीईओ अवनीश अवस्थी ने एक्सप्रेस वे के निर्माण कार्य का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि अब काम अंतिम दौर में है। ये 26 जनवरी से जनता के लिए खोला जा सकता है। यूपी में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों को लेकर यूपी कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। यूपी कांग्रेस ने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी का मिशन शक्ति अपराधियों को शक्ति दे रहा है। इस दौरान उन्होंने देवरिया में हुई छेड़खानी की घटना का एक पेज भी ट्वीट किया। साध्वी प्राची के मस्जिद में हवन पूजन करने के बयान पर अखाड़ा परिषद ने नाराजगी जताई है। महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि साध्वी प्राची को ऐसे भड़काऊ बयान नहीं देने चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर क्रिया होगी तो उसके खिलाफ प्रतिक्रिया भी होगी। असम का ओरांग नेशनल पार्क पर्यटकों के लिए खुल गया है। वन मंत्री परिमल ने बताया है कि पर्यटकों को मास्क पहनना और सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य है। इसके अलावा 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को 10 वर्ष से कम के बच्चों को एंट्री नहीं मिलेगी। अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने दुनिया के शीर्ष वैज्ञानिकों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में आईआईटी गुवाहाटी के निदेशक टीजी सीतारमण का शोध प्रकाशन और अनुसंधान शामिल है। इसके अलावा आईआईटी के 22 विभागों को भी जगह दी गई है।
लखनऊ की सड़कों पर जाम छलकाने वालों की अब खैर नहीं होगी। पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे ने बताया कि इनके खिलाफ 2 महीने का अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान सड़क और ठेकों पर शराब पीने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए सीसीटीवी भी खंगाले जाएंगे। यूपी पुलिस ने 2.5 लाख के इनामी बदमाश बदन सिंह बद्दो पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने उसके घर की कुर्की की है। ये कार्रवाई पुलिस ने सीजीएम कोर्ट मेरठ के आदेश पर की है। बता दें कि बदन सिंह 28 मार्च 2019 को पुलिस कस्टडी से फरार हो गया था। बंबई उच्च न्यायालय ने टीवी टुडे नेटवर्क लिमिटेड पर 5 लाख रुपए जुर्माना लगाने के बार के आदेश को रद्द कर दिया है। टीवी टुडे ग्रुप के इंडिया टुडे चैनल पर यह जुर्माना दर्शकों की संख्या में कथित कदाचार के लिए लगाया गया था। गंगोत्री यमुनोत्री के बीच रेल लाइन बनाने पर सर्वे रिपोर्ट आ गई है। इसके निर्माण पर 30,000 करोड़ रुपए खर्च होगा। उत्तराखंड सरकार ने इस सर्वे रिपोर्ट को रेल मंत्रालय को भेज दिया है। इसमें डोईवाला से यमुनोत्री गंगोत्री के बीच 11 रेलवे स्टेशन बनेंगे। संयुक्त राष्ट्र में भारत को बड़ी जीत मिली है। भारतीय राजनयिक विदिशा मैत्रा को संयुक्त राष्ट्र की सलाहकार समिति का सदस्य चुना गया है। वोटिंग में मैत्रा के समर्थन में 126 वोट मिले हैं। समिति ने मैत्रा को प्रशासनिक और बजट संबंधी कार्य की जिम्मेदारी सौंपी है। बिहार में जोकीहाट से आरजेडी प्रत्याशी सरफराज अहमद पर चुनाव आयोग ने कार्रवाई की है। आयोग ने पुलिस को सरफराज पर केस दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि सरफराज आरजेडी का सिंबल लालटेन का स्टिकर लगाकर वोट डालने पहुंचा था। रामपुर पुलिस ने फ्लिपकार्ट सर्विस गोडाउन में हुई डकैती का खुलासा किया। स्टाफ की मिलीभगत से लुटेरों ने डकैती को अंजाम दिया था। ये वारदात 31 अक्टूबर की रात हुई थी। पुलिस ने इस मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अपर मुख्य सचिव गृह अभिनीत अवस्थी बाराबंकी पहुंचे। उन्होंने कहा कि डीएम और एसपी की मुहिम सराहनीय है। उन्होंने अवैध शराब बनाने के धंधे से लोगों को बाहर निकाला। अधिकारियों ने लोगों को मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण दिलवाया। ये स्वागत योग्य है। आईपीएल में अनियमित प्रदर्शन करने वाली दिल्ली कैपिटल्स पर सनराइजर्स हैदराबाद का पलड़ा भारी है। रविवार को खेले जाने वाले दूसरे क्वालीफायर में दिल्ली के सामने हैदराबाद को हराना मुश्किल होगा। इस मैच की विजेता का सामना फाइनल में मुंबई इंडियंस से होगा। टीम इंडिया के पूर्व ओपनर गौतम गंभीर ने कहा कि विराट कोहली को आरसीबी कप्तान के पद से हटा दिया जाना चाहिए। गंभीर ने कहा कि कोहली 8 साल से आरसीबी टीम के कप्तान हैं और वो एक खिताब नहीं दिला पाए हैं। टीम हारती है तो कप्तान को जवाबदेह होना चाहिए। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को विश्व का सबसे बेहतरीन गेंदबाज बताया है। वॉन ने कहा कि बुमराह ने आईपीएल के पहले क्वालीफायर मैच में लाजवाब गेंदबाजी की, जिसमें बुमराह ने 4 ओवर में सिर्फ 14 रन देकर 4 विकेट चटकाए थे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।